आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। इंदौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे दो युवकों ने लगाए और फिर वीडियो भी बन गया। इसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी यह कह रही है कि जनता पीएम मोदी के साथ है, जबकि कांग्रेस यह कह रही है कि राहुल गांधी के साथ लोगों का समर्थन है। नारे तो दो ही लोग लगा रहे थे। देखिए रिपोर्ट। जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे। यह नजारा बीजेपी की किसी रैली का नहीं बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का है। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन होते हुए इंदौर यात्रा पहुंच चुकी है और यहां भारत जोड़ो यात्रा में रास्ते में खड़े कुछ लोग जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। यात्रा के दौरान दो युवक नारे लगाते हुए नजर आए हैं और इसको लेकर वीडियो बना लिया गया। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। संसद की ओर से पारित कानून के खिलाफ राहुल गांधी बोलते हैं। ऐसे में देश के संविधान के सम्मान के लिए नारे लगे। वी.डी. शर्मा ने कहा कि ये नारे बता रहे हैं कि जनता पीएम मोदी के साथ है। राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। राहुल गांधी जी इंदौर के अंदर सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चीन के सेना से ज्यादा खतरा जीएसटी कानून से है। ये दुर्भाग्यजनक है और इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपने संसद के अंदर पारित किए हुए कानून जीएसटी का, वो मोदी जी ने या भाजपा ने पारित नहीं किया, देश के संसद ने कानून पारित किया है। आपने संविधान का अपमान किया है और जब संविधान का अपमान होगा तो संविधान के सम्मान के लिए राहुल गांधी जी भारत माता की जय के नारे भी लगेंगे, जय श्री राम के नारे भी लगेंगे और मोदी मोदी ही देश के अंदर होगा, क्योंकि देश के संविधान के लिए और देश के संविधान को ताकत देने के लिए और भारत माता को इस परम वैभव पर ले जाने के लिए मोदी जी का संकल्प है। तो जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। ये जवाब आपको है। मोदी मोदी के नारे लग करके ये इंदौर की या मध्य प्रदेश की जनता आपको बताना चाहती है कि देश विरोधी ताकतों के साथ ये यात्रा के लोग खड़े हैं और आप उनको बल देने का काम कर रहे हैं। ये देश के अंदर नहीं चलेगा। इसका जवाब मध्य प्रदेश के लोगों ने दिया है। राहुल गांधी की यात्रा में नारेबाजी को बीजेपी पीएम मोदी के समर्थन के तौर पर पेश करने लगी है, लेकिन कांग्रेस इससे सहमत नहीं है। इन नारों पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कहा कि सिर्फ दो ही लोग तो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, जबकि राहुल गांधी के साथ तो हजारों लोगों का सैलाब था। केवल दो लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे वहां और उनके सामने से श्रीमान राहुल गांधी के साथ 20,000 आदमियों का सैलाब चला जा रहा था। ये अंतर है आज मध्य प्रदेश में जन समर्थन का और जन भावनाओं का। नारेबाजी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर में राहुल गांधी भी बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने उनकी इमेज खराब करने में करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन उनके लिए फायदेमंद रहा। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, किसानों को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत लगातार जारी है। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि भारत तोड़ने वाले भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की एमपी में यात्रा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। भारत तोड़ने वाले भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको मंदिर की याद कभी कभार आती है। अब मुझे तो आश्चर्य होता है, ये अद्भुत नेता है। कार्यकर्ताओं को जरूरत है गुजरात में, दिल्ली में क्रिकेट का मैच यहां हो रहा है और वो बल्लेबाजी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। कौन उन पर भरोसा करेगा? राहुल गांधी बीजेपी पर बरस रहे हैं तो बीजेपी राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है। भारत जोड़ो यात्रा पर जोरदार सियासत चल रही है। राहुल गांधी की यात्रा में जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे, इसे लेकर भी सियासी बयानबाजी जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में एक अलग ही प्रकार की सियासत पनप रही। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड से पुलिस आई है और इससे लेकर सियासी माहौल बहुत गर्म है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर षड्यंत्र के आरोप लगा रही है तो कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दे रही है। ब्रह्मानंद नेताम जनसंपर्क कर रहा है गांव-गांव में और अभी भी घूम रहा, आप जाके देख सकते हैं। अगर पुलिस में दम है तो उसको जाके गिरफ्तार करें।
भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी नेताम को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड की पुलिस कांकेर पहुंची। पुलिस नेताम की तलाश में जुटी है। इस मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। भानु प्रतापपुर में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा है। बीजेपी चुनाव कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन करते नजर आए। उपचुनाव में नामांकन की समय सीमा खत्म होने के बाद ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लगे थे। नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जबरन देह व्यापार में धकेलने के मामले में ब्रह्मानंद नेताम भी आरोपी हैं। बीजेपी प्रदेश सरकार पर षड्यंत्र के आरोप लगा रही है और ब्रह्मानंद नेताम को निर्दोष बता रही है। एक डरी हुई, हारी हुई, घबराई हुई सरकार की कार्रवाई है, क्योंकि जब चुनाव चल रहा है, वो बोलते हैं 3 साल पहले का प्रकरण 2019 का है, तो 2019 से अभी तक क्या पुलिस सोई हुई थी? जब ब्रह्मानंद नेताम प्रत्याशी बन गया, तो प्रत्याशी बनने के बाद उसको इस प्रकार के आरोप लगाना, ये सरासर लोकतंत्र का अपमान है, पूरे आदिवासी समाज का अपमान है, पूरे भानु प्रतापपुर का अपमान है। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतजार करती रही और पहले एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था, बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान पे नाम लिया गया। चुनाव की तैयारी और चुनाव के फॉर्म भरने की तैयारी करने लगे ब्रह्मानंद नेताम, चुनाव लड़ने लगे और कांग्रेस की हालत पूरे चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। बीजेपी के इन आरोपों को सीएम भूपेश बघेल ने खारिज किया और कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। सीएम ने कहा कि जिस समय नेताम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उस समय झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। अभी तो भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करें। बृजमोहन अग्रवाल जी का 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर हाय तबाह क्यों मचा रहे हैं? अब वो खुद बोले कि आए गिरफ्तार करके बताए, तो फिर इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? 15 साल के नाबालिग बच्चे के साथ यदि सामूहिक बलात्कार हुआ है तो पास्को एक्ट लगा है, और ये उस समय लगा है जब झारखंड में रघुवर दास यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब की ये घटना है, और उस समय एफआईआर दर्ज हुआ है। तो उसको उनसे पूछना चाहिए कि वो षड्यंत्र उस समय इतने पहले कैसे षड्यंत्र कर लिए थे लोग। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी प्रत्याशी पर लगे दुष्कर्म के आरोपों को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को निर्दोष बताकर षड्यंत्र का आरोप लगा रही है। नेताम की अगर गिरफ्तारी होती है तो बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गौशालाएं चलाना सरकार का काम नहीं है, ये बात मध्य प्रदेश गौपालन और पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी कह रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि प्रदेश सरकार ने यह बात समझते हुए एनजीओ को गौशालाओं की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। अब यह फैसला सरकार ने क्यों किया है, अखिलेश्वरानंद गिरी यह भी बता रहे हैं। इधर इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश्वरानंद गिरी ये भी बता रहे हैं कि कितना पैसा चलाने के लिए, गौशालाओं को चलाने के लिए चाहिए था, कितना जारी किया गया, मिला कितना, बहुत कुछ। देखिए रिपोर्ट। एमपी में गौशालाओं की जिम्मेदारी अब एनजीओ संभालते नजर आएंगी। ये कहना है मध्य प्रदेश गौपालन और पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज का। अखिलेश्वरानंद गिरी का कहना है कि शिवराज सरकार ने फैसला लिया है कि गौशाला चलाना सरकार का काम नहीं है। ऐसे में ये जिम्मेदारी एनजीओ को सौंपी जाएगी, सरकार अपने हिस्से का काम करे। अखिलेश्वरानंद गिरी का ये बयान बता रहा है कि गौशालाओं को लेकर सरकार ने अपनी नीति को बदल दिया है। प्रदेश सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, अखिलेश्वरानंद गिरी ये भी बताते हैं।
के तौर पर 10-20 गौशालाएं तो बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन बाकी वो भी फेलुअर हो गई। तब सरकार ने, शिवराज सिंह सरकार ने एक निर्णय लिया कि हमको एनजीओस को सौंपना चाहिए। गौशाला चलाना सरकारों का काम नहीं है। हाँ, सरकार अपने हिस्से का काम करे, जैसे कमलनाथ ने किया था वैसे हम भी करें। और 3000 गौशालाओं को जो निर्माण का कार्य था उसमें भी कहीं अनुभव आया कि अनुकूलता नहीं है, तो गौशालाओं को रोका भी गया, क्योंकि ये गौशालाएं बन जाएंगी और कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये चालू नहीं हुई तो इसलिए ये हो कि जितनी चालू होती जाए उनमें गोवंश भेजा जाए। अखिलेश्वर आनंद गिरी का कहना है कि गौशालाओं के अनुदान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इनका कहना है कि मंडी बोर्ड से मिलने वाली राशि कमलनाथ ने बंद करा दी थी और इसे फिर से शुरू किया गया है। इनका यह भी कहना है कि प्रदेश में 1700 गौशालाओं में से 3 लाख गायें हैं, जिनके लिए सरकार से हर साल 300 करोड़ का बजट मांगा गया। सरकार की ओर से 211 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 190 करोड़ देने की बात कही गई। हालांकि इसमें से सिर्फ 90 करोड़ की राशि ही मिल पाई। एनजीओ की 627 गौशालाओं का अनुदान रुका है। इतनी गौशालाएं अस्तित्व में आ गई तो अनुदान की राशि भी बढ़ानी पड़ी, तो बजट में प्रावधान किया गया। और मंडी बोर्ड से जो राशि हमको मिलती थी पहले गौशालाओं की, वो राशि कमलनाथ ने बंद करवा दी। उसके कारण बड़ी हानि हुई कि जितना पैसा चाहिए उतना है नहीं, और हम बीच बीच में अनुदान देते रहे, लेकिन रेगुलर अनुदान मिलना चाहिए। तो इस दृष्टि से मंडी बोर्ड को फिर हमने एक्टिव किया है, और अब मंडी बोर्ड से आशा है कि वो अपने आय में से हमको जो देते थे वो देंगे, और इसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। सरकार से हमने मांगा था कि 300 करोड़ का बजट हमको साल में चाहिए, 3 लाख गोवंश आज की तारीख में। और अभी जो हमारे पास गौशालाएँ बन के तैयार और जो अस्तित्व में आ गई हैं वो हैं 1700 के लगभग। अब 1700 के लगभग गौशालाओं में 3 लाख गोवंश है, और 3 लाख गोवंश को अगर हम प्रतिदिन 20 रुपये देंगे तो साल भर का जो हमारा बजट बनना चाहिए वो 300 करोड़ का बनेगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है हमको, कहीं पुरानी गौशालाओं में आंधी तूफान के कारण कोई नुकसान हो गया है या बाढ़ भूकंप आ गए इसके कारण, तो वो भी एक बजट हमको बना के चलना पड़ता है। परंतु सरकार ने 211 करोड़ मंजूर किया। हमने कहा ठीक है 211 करोड़ दीजिए, हम बांटेंगे तो सही, लेकिन उन्होंने हमको दिया फिर कि हम 190 करोड़ देंगे, और अभी हमको केवल 90 करोड़ ही पैसा मिला है। तो हमने 90 करोड़ बांटा है। इसलिए कई गौशालाओं में जो हमारी खास तौर से एनजीओस की गौशाला, जो 627 गौशालाएं हैं, उनका अनुदान रुका हुआ है, तो वो भी। गौशालाओं की जिम्मेदारी एनजीओ को सौंपे जाने के अखिलेश्वर आनंद गिरी के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। गौशालाएं एनजीओ के हवाले किए जाने के फैसले को कांग्रेस नेता मुकेश नायक सही बता रहे हैं और इस बहाने सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। इनका कहना है कि प्रदेश में गायों के खाने पीने का इंतजाम नहीं है। ऐसे में अगर एनजीओ को यह जिम्मेदारी दी जाए तो व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं। इस बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सरकार आवश्यकता के अनुसार पॉलिसी से जुड़े फैसले करती है। बिल्कुल ठीक कहना है उनका। मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार मध्य प्रदेश की जो गौशालाएं हैं उनका कैमरा ले जाके अगर आप निरीक्षण करिए, भूखों मर रही हैं गाय, खाने का इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, ठीक कोई वहां से गंदगी और गोबर नहीं हटाता है। घुटने घुटने तक गोबर में गाय खड़ी हुई हैं और बैठ रही हैं। इतनी दयनीय और बुरी हालत है कि इन सब लोगों पर तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या एनजीओ के हाथों में देना सही है? अभी सरकार चला रही है, तो अगर सही एनजीओस को ये काम दे तो बेहतर व्यवस्था हो सकती है। इसमें कोई असहमति नहीं है। देखिए, सरकार अपनी पॉलिसी निजी हाथों से लेकर के क्या जरूरत है उसके अनुसार सरकार जो पॉलिसी निर्णय करती है, तो मुझे लगता है कि जो आवश्यक होगा वो निर्णय करेगी सरकार। प्रदेश सरकार अगर गौशालाओं की जिम्मेदारी एनजीओ को सौंपती है तो ये एक बड़ा फैसला होगा। अखिलेश्वर आनंद गिरी जैसा कि बता रहे हैं कि सरकार ने यह फैसला कर लिया है, इसे लेकर भी सियासी घमासान जारी है। बीजेपी इसे पॉलिसी से जुड़ा फैसला बता रही है तो कांग्रेस इस फैसले पर ही सरकार को घेर भी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो गाय को लेकर सियासत तमाम होती है, लेकिन बताइए, मांगे थे 300 करोड़, मिले, अप्रूव हुए 220 करोड़ के आसपास। उसके बाद कही बात 190 करोड़ देने की, और दिए कितने? 90 करोड़ रुपए। बढ़ते आगे, एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले माननीय खुद को फिट बनाने में जुटे हैं। इलेक्शन के अखाड़े में उतरने से पहले नेता जिम में पसीना बहाने निकल पड़े हैं और जमकर कसरत भी कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। नेताओं को सियासी कसरत करते आपने खूब देखा होगा।
लेकिन एमपी में अब विधायक खुद को फिट रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। विधायकों की फिटनेस के लिए विधानसभा की तरफ से भोपाल में विधायक विश्राम गृह में ओपन जिम बनाया गया है, जहां विधायक कसरत करते नजर आ रहे हैं। सिंगरौली से बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य, टीकमगढ़ से विधायक राकेश गिरी भी अब ओपन जिम में पसीना बहाते दिखे। ये स्वास्थ्य के लिए वही अति आवश्यक है और बहुत से चल फिर नहीं पाते हैं, उसके लिए अच्छा है कि कहीं बैठ के ही अपना सभी में जिस प्रकार का आपको करना है उस प्रकार का इस जिम का लाभ उठा सकते हैं। तो सर वैसे आप क्या निजी जिंदगी में कुछ व्यायाम या योगा करते हैं? कभी नहीं करिए, लेकिन अब ये एमएलए रेस्ट हाउस में सुविधा मिल रही है। जैसे ही मैं आऊँगा 2 दिन 3 दिन रहता हूँ उसका लाभ उठाऊंगा। तो आपको लगता है कि अगले चुनाव में आप फिट रहें, उसमें भी ये हाँ, फिट रहना ही आवश्यक है तभी ना। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले विधायक स्टैमिना बढ़ाने में जुट गए हैं। बीजेपी विधायक जहां जिम में पसीना बहा रहे हैं, कांग्रेस नेता सड़क पर दौड़ लगा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता पसीना बहा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी पीसी शर्मा का कहना है कि यात्रा में चलकर खुद को फिट बनाकर चुनाव के लिए फिट बनाने की कोशिश में जुटे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने पहले 75वीं वर्षगांठ जो थी इसकी भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 9 अगस्त 1942 की, उसमें 150 किलोमीटर पदयात्रा की हमने। और ये इसके लिए भी भारत जोड़ो पदयात्रा, इसको भी हमने अपने चुनाव क्षेत्र में घुमा चुका हूँ पूरी। इलेक्शन से पहले कोई जिम में पसीना बहा रहा है तो कोई यात्रा में दौड़ लगा रहा है। जनता तो नेताओं के परफॉर्मेंस के आधार पर अपना वोट देगी, लेकिन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए स्टैमिना भी जरूरी है। भागदौड़ की जिंदगी से विधायकों को फिट बनाने के लिए एमएलए रेस्ट हाउस में अब ओपन जिम की शुरुआत की गई है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले विधायक अपने आप को कितना फिट बना पाते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। एक युवा बल्लेबाज ने बॉलर के छक्के छुड़ा दिए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगा दिए। जी हां, 7 छक्के, एक नो बॉल थी और उस पर भी पड़ा 6। गायकवाड़ ने कैसे कर दिया ये कमाल, आइए देखते हैं। एक ओवर में युवराज सिंह के 6 छक्के आपको याद है ना? लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि 1 ओवर में एक युवा बल्लेबाज ने 6 नहीं बल्कि 7 छक्के जड़ दिए। ये कारनामा किया है युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने। गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच में 1 ओवर में 7 छक्के जमा दिए। वे लिमिटेड ओवर क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले दुनिया के बल्लेबाज बन गए हैं। गायकवाड़ ने यह कारनामा महाराष्ट्र की पारी के 49वें ओवर में किया। शिवा सिंह के इस ओवर में 1 गेंद 9 बॉल थे। इस तरह यह ओवर 7 गेंदों का हुआ और गायकवाड़ ने सभी 7 गेंद पर छक्के जमा दिए। ओवर में कुल 43 रन बनाए। उन्होंने इस पारी में 159 गेंदों पर 220 रन बनाए। इस पारी में गायकवाड़ ने 10 चौके और 10 छक्के जमाए। गायकवाड़ की इस पारी की बदौलत महाराष्ट्र ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 330 रन बनाए। गायकवाड़ ने इस पारी में ओपनिंग की थी। भोपाल में एक साथ 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। 23 साल के अनमोल ने 5 लोगों को नई जिंदगी दी। अनमोल के अंगों को शिफ्ट किया गया। आंखों में आंसू हैं, लेकिन एक सुकून भी है। सुकून इस बात का कि अनमोल भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 5 लोगों की जिंदगी उसने बचा ली है। उसका दिल अहमदाबाद में धड़केगा। यही नहीं, किडनी और दूसरे अंग भोपाल, इंदौर, हैदराबाद के मरीजों को ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। ये अनमोल के ही अंग हैं जिनको ले जाने की तैयारी हो रही है।
राजधानी भोपाल में आज 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। ये जो अनमोल जैन जिसकी 17 नवंबर को एक सड़क हादसे में ब्रेन हुआ था और उसके बाद उसके अंगों को दूसरे राज्यों में प्रत्यार्पण के लिए भेजा जा रहा है। इसका हृदय जो है वो अहमदाबाद भेजा जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में उसके हृदय को यहाँ से एयरपोर्ट भेजा जाएगा और वहाँ से वो बाय एयर अहमदाबाद जाएगा। इसके अलावा 3 और 2 अन्य जो कॉरिडोर और भी बनाए जाएंगे, जो एक छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम का आज आयोजन। सीएम कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर में दुर्ग जाएंगे सीएम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में किया प्रचार। भावनगर जिले के पालीताना में की जनसभा, कहा लोकतंत्र में मतदाता सबसे ज्यादा मजबूत। ईडी-आईटी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत। पूछताछ के दौरान मारपीट की शिकायत मिलने पर पुलिस करेगी कार्रवाई। मनेंद्रगढ़ में फव्वारा चौक का नाम बदलने पर